Hello friends, welcoming you back to the class number 1 of the chapter 8 of paper number 3, which is EBE, Economics in the Business Environment of the CSET, which is the Company Secretary Executive Entrance Test. So we are going to start with the next chapter, which is the chapter number 8, and the name says the key government institutions. इसमें हम काफी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में कवर अप करेंगे, जैसे कि सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, एनसीएलटी हो गया, नीति आयोग हो गया एंड मेनी अदर्स विच आर बेसिकली रिलेटेड टू। आप कहेंगे कि सर क्या गवर्नमेंट के इतने ही इंस्टीट्यूट्स हैं? जी नहीं, गवर्नमेंट के इसके अलावा हजारों इंस्टीट्यूट्स और हैं, बट यहाँ पर जो हम हैंडफुल इंस्टीट्यूट्स कवर अप करने जा रहे हैं, दोस आर बेसिकली रिलेटेड टू आवर प्रोफेशन। ठीक है, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ, ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ एक कंपनी सेक्रेटरी को या एक प्रोफेशनल को अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा डील करना पड़ता है। सो इनके फंक्शंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें चेयरमैन होगा और कौन कौन से लोग होंगे, किस लेवल पे क्या हिरार्की इनकी रहती है, इनकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट अब हम इस क्लास के अंदर कवर अप करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आई रियली फाइंड दिस क्लास टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छे पॉइंट्स आएंगे। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आफ्टर व्हेन दिस क्लास विल गेट ओवर यू विल फील लाइक कि सर इट रियली एडेड ऑन अ लॉट टू आवर नॉलेज बेस एंड आप ज्यादा इसके बारे में बात करें और ज्यादा गूगल करें, बिकॉज वी हैव द रिस्ट्रिक्शन। ऑल्दो मेरा मानना है कि मैं आपको बहुत डेप्थ में करवाऊं, सिर्फ सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ना करवाऊं जितना पेपर के लिए रेलिवेंट है, बल्कि एक अच्छे प्रोफेशनल को जितना भी पता होना चाहिए उतना मैं आपको बताऊंगा। बट अगेन आई ऑल्सो हैव सर्टेन लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, तो मैं बहुत डेप्थ में भी नहीं जाऊंगा। जैसे सेबी जो है जी, ये फुल ऑन इसके ऊपर आगे 3-4 चैप्टर्स आते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड द प्रोफेशनल के अंदर एनसीएलटी, एनसीएलएटी। सो ओवरव्यू बहुत अच्छे से दूंगा और जितना हो सके उतनी डेप्थ में भी आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन 100% कवरेज नहीं रहेगी। दैट वी हैव टू सेव इट फॉर द लेटर ऑन स्टेजेस, और सीसेट में उतनी डेप्थ में हम कवर नहीं कर सकते। बट आई वुड लिटरली एनकरेज यू ऑल कि आप इन टॉपिक्स के बारे में और ज्यादा गूगल करें, यूट्यूब पे और ज्यादा वीडियोस देखें, आर्टिकल्स पढ़ें, एंड कहां पर क्या पढ़ना है वो मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं जी विद द टुडेज क्लास एंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज द नीति आयोग। नीति आयोग मैं आपको शुरू करवाऊं, इससे पहले मैं आपको ना पेज नंबर 2 के ऊपर लेकर आना चाहता हूं। पेज नंबर 2 के ऊपर एक कंपैरिजन मैंने बनाया हुआ है कि डिफरेंस इन द कॉम्पोजिशन। देखिए, दो चीजों का हमने कंपैरिजन किया है। एक है जी हमारे पास नीति आयोग और दूसरे है जी हमारे पास प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट। 2000 ये प्लानिंग कमीशन जो है जी, ये 1950 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको इनॉग्रेट किया था और तब से ये कॉन्स्टिट्यूट किया था और इन्होंने सर्व किया जी 2015 तक। 2015 के बाद जी हमने प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया और नीति आयोग बनाया जी 2015 में। ऑब्वियसली आपको बताइए 2014 के अंदर मोदी जी की गवर्नमेंट थी। देखिए, जो प्लानिंग कमीशन था ना, इसके रिजल्ट्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, बिकॉज जो प्लानिंग कमीशन था ना, दे वर मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोवियत और यू कैन से द रशियंस। ठीक है, एंड रशिया की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने देश में जितनी भी डेवलपमेंट्स की, तो ज्यादातर उन्होंने डेवलपमेंट्स की 5 ईयर प्लान्स बनाकर, जिसको हम भी, आपने शायद सोशल में या पहले कभी पढ़ा हो, पंचवर्षीय योजना। 5 इयर्स प्लान्स हम बनाते थे जी, एग्रीकल्चर के टारगेट्स बनाते थे एंड मेनी अदर, और उनको हम अचीव करते थे। तो टोटल इंडिया के अंदर 12 5 ईयर प्लान हमने इंप्लीमेंट किया और जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो 2012 के अंदर खत्म हुआ। सो उसके बाद जो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान थे वो हमने बंद कर दिए जी, बिकॉज 5 ईयर प्लान जो थे उनकी कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, क्या लिमिटेशंस थी? जैसे कि लेटे से कोई काम करने के लिए 3 साल ही चाहिए, बट उसको अगर हम 5 ईयर प्लान में डाल देते थे तो वो 5 साल में ही पूरा होता था। और कई बार ऐसा होता था कि कुछ
कुछ प्लान्स, कुछ गोल्स हमारे ऐसे होते थे जो कि 7 साल में अचीव कर सकते हैं, जो 10 सालों में अचीव कर सकते हैं। इन दैट केस वो 5 ईयर में पूरे नहीं हो पाते थे। सो ठीक से हम गोल्स भी उसमें सेट नहीं कर पाते थे। सो देयर वर क्वाइट अ मच लिमिटेशंस इन द 5 ईयर प्लान्स। और 5 ईयर प्लान्स जो थे जी वो हमेशा किसने दिए? सारे के सारे प्लानिंग कमीशन ने दिए। लेकिन अब तो प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया जी, उसकी जगह हम क्या लेकर आए हैं जी? नीति आयोग। एक और जो बहुत बड़ा डिफरेंस था, जो कि प्लानिंग कमीशन के अंदर खामी मानी जाती थी, शॉर्टफॉल माना जाता था, इट वॉज बेस्ड अपॉन टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है कि जी टॉप लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ डिसाइड किया जाता है एंड उसको फिर एक एक स्टेप नीचे करते हुए ग्राउंड लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन जो नीति आयोग है, इट इज टोटली बेस्ड अपॉन बॉटम टू टॉप अप्रोच। बॉटम टू टॉप अप्रोच मतलब कि बॉटम लेवल के ऊपर पहले चेक करते हैं कि जी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ग्राउंड लेवल पे जो फार्मर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एम्प्लॉयड लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और फिर वो एक एक ऊपर जाते जाते टॉप लेवल पे फिर डिसाइड किया जाता था कि जी इसके लिए हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। तो अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे कि सर बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम कौन सी अप्रोच ज्यादा अच्छी है, तो ऑब्वियसली बॉटम टू टॉप। पहले आप देखो तो सही ग्राउंड लेवल के ऊपर आके कि प्रॉब्लम चल क्या रही है। नीति आयोग जो है जी, ये बीजेपी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, दैट इज मोदी जी, उनकी देन है जी। उन्होंने जब 2014 के अंदर देश की बागडोर संभाली और कहा कि जी अब से मैं रन करूंगा, तो उनका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था। तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को खत्म किया और नीति आयोग को बनाया। प्लानिंग कमीशन देखिए, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ही चेयरपर्सन थे। तो प्लानिंग कमीशन के अंदर जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है वो पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे और नीति आयोग के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर ही है। वाइस चेयरमैन ये जो भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, लेकिन प्लानिंग कमीशन के अंदर इट इज नॉमिनेटेड बाय द कैबिनेट रैंक डेप्यूटी चेयरमैन। गवर्निंग काउंसिल्स, तो गवर्निंग काउंसिल के अंदर यहाँ पर एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के ही मेंबर्स यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल के तौर पे काम करते थे। लेकिन नीति आयोग के अंदर हमने सभी स्टेट्स के सीएम, आपको सीएम और पीएम में फर्क तो पता है ना, प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के होते हैं जी और सीएम इज द टॉप मोस्ट मिनिस्टर एट स्टेट लेवल। तो जैसे पंजाब की बात करते हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं जी वो हमारे सीएम हैं। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सीएम नहीं होता जी, वहां पे पीएम होते हैं, जो कि हमारे मिनिस्टर आपको बताइए जी नरेंद्र मोदी है। सीएम्स जितने भी हमारी स्टेट्स हैं जी, उन सबके सीएम्स को हमने यहाँ पर इस नीति आयोग के अंदर मेंबर बनाया। और आपको पता है जितने भी हमारे देश में यूटीज हैं, तो यूटीज जो कि विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर होती है, देखिए जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर इज देयर, मतलब दिल्ली अपने आप में एक स्टेट है। जबकि चंडीगढ़ की अगर आप बात करते हैं तो चंडीगढ़ अपने आप के अंदर एक स्टेट नहीं है। जितनी भी यूटीज जिनके पास स्टेट लेजिस्लेचर है वहां पर तो सीएम होता है, लेकिन जिनके पास स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होता है वहां पर होते हैं जी हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। जो यूटीज के हमारे गवर्नर्स हैं जी, उनको भी नीति आयोग का मेंबर बनाया गया है। गवर्निंग काउंसिल के अंदर कौन कौन आते हैं? सभी स्टेट्स के सीएम आ जाएंगे, और जो यूटीज हैं जो कि स्टेट कंसीडर नहीं होती, देखिए अगर तो यूटी है जैसे कि दिल्ली के अंदर सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। फिर तो वो सीएम्स वाली कैटेगरी में आ गए। लेकिन हमने कहा कि सर हमारी यूटी के अंदर कोई सीएम है ही नहीं। हमने कहा ये कैसे हो गया, यूटी में सीएम क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा कि सर हमारी जो यूटी है वो स्टेट नहीं है, इंडिया में जो यूटीज है वो दो ही तरह की होती है, इधर वो उनके पास स्टेट का लेजिस्लेचर होता है या वो स्टेट का लेजिस्लेचर नहीं होता। मैंने दोनों की आपको एग्जांपल दे दी। दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर ऐसी यूटी है जिसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर इज देयर, बट चंडीगढ़ के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। तो चंडीगढ़ के अंदर कौन होगा जी? लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, जो कि सारा उसको कंट्रोल कर रहा होगा। तो जितनी भी यूटीज हैं उनके जितने भी हमारे गवर्नर्स हैं, दे विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल। मेंबर सेक्रेटरी
टू बी नोन एज, इसको नीति आयोग के हम क्या कहते हैं जी, सीईओ, एंड टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और सेक्रेटरीज ऑफ द मेंबर सेक्रेटरीज वर अपॉइंटेड थ्रू द यूजुअल प्रोसेस। वो कहते हैं कि जी अब इसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, पहले इसको यूजुअल प्रोसेस के थ्रू ही अपॉइंट किया जाता था। पार्ट टाइम मेंबर्स, नीति आयोग में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए जी हम पार्ट टाइम मेंबर्स का। तो वो कहते हैं कि जी डिपेंडिंग अपॉन द नीड फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए नीति आयोग ने कई बार ना कोई नए फैसले लेने होते हैं, लेटर से आईटी को लेकर, लेटर से आजकल बहुत चल रहा है जी हमारा ऑनलाइन सेलिंग, ठीक है, जैसे कि Amazon है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। अब नीति आयोग ने लेटर से इसके ऊपर कुछ फैसले लेने हैं, लेकिन उसके अंदर जितने भी हमारे सीएम्स हैं, गवर्नर्स हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, उनको उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। अब हमने कहा कि सर हमें एक ऐसे मेंबर्स को अपनी टीम में लेकर आना चाहिए जिसको इसके बारे में नॉलेज हो, लेकिन सिर्फ एक फैसले के लिए किसी को फुल टाइम मेंबर बना लेना भी तो समझदारी नहीं है। तो हमने कहा कि सर आप इनको पार्ट टाइम बना लीजिए, जब तक इनकी जरूरत है इनको रखेंगे और उसके बाद इनको टाटा बाय कह देंगे और उसके बाद इनको हाथ जोड़ के कह देंगे सर कल से आपके आने की जरूरत नहीं है। सो ये एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए जी हम पार्ट टाइम मेंबर्स वाला। सो कहते हैं टू हैव द मेंबर्स ऑफ द पार्ट टाइम मेंबर्स डिपेंडिंग अपॉन द नीड फ्रॉम टाइम टू टाइम। बेसिकली दिस इज द स्पेशलाइजेशन। कई बार हमें ना कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है, अब उनको परमानेंट मेंबर तो हम नहीं बना सकते, तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट लेकर आए पार्ट टाइम मेंबर कि सर जब तक वो फैसला नहीं हो सकता दे कैन कम एंड अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द नीति आयोग, और जब वो फैसला हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और उनकी और जरूरत नहीं होगी, तब हम उन पार्ट टाइम मेंबर्स को कह देंगे कि सर कल से अब आपको आने की जरूरत नहीं है। जबकि प्लानिंग कमीशन में वो कहता है कि जी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट या ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी। आर वी गुड सो फार? चल रहे हैं आगे। फिर है जी फुल टाइम मेंबर्स, तो वो कहते हैं कि नंबर ऑफ फुल टाइम मेंबर्स कुड बी फ्यूअर देन द प्लानिंग कमीशन। इसके अंदर जो 8 फुल टाइम मेंबर्स हुआ करते थे, और अब हमने कहा कि जो नीति आयोग है इसमें फुल टाइम मेंबर्स कंपैरेटिवली कम कर दिए गए हैं। फुल टाइम मेंबर्स अभी भी हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अब फुल टाइम मेंबर्स कम कर दिए गए। तो मैं एक बार जल्दी से, इट इज जस्ट अ कंपैरिजन। पहले हुआ करता था जी हमारे पास प्लानिंग कमीशन, बीजेपी की गवर्नमेंट ने जी 2015 में आके नीति आयोग डेवलप किया, और नीति आयोग के अंदर जो चेयरपर्सन है वो पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे और अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं। जो नए नीति आयोग के अंदर वाइस चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। गवर्निंग काउंसिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, इसके अंदर कौन है? सीएम्स जो कि स्टेट के हैं और गवर्नर्स जो कि यूटीज के हैं। मेंबर सेक्रेटरी कहता है प्राइम मिनिस्टर ये अपॉइंट करेंगे। पार्ट टाइम मेंबर्स जो हैं, ये नया कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं। अगर हमें कोई भी फैसला लेने के लिए कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स, कुछ एक्सपर्ट्स की जरूरत है, तो हम पार्ट टाइम मेंबर्स को भी इंप्लीमेंट ज्वाइन करवा सकते हैं, जबकि प्लानिंग कमीशन में ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं थी। फुल टाइम मेंबर्स अब हमने कंपैरेटिवली कम कर दिए। प्लानिंग कमीशन के अंदर 8 फुल टाइम मेंबर्स हुआ करते थे, जबकि नीति आयोग के अंदर फुल टाइम मेंबर्स कंपैरेटिवली अब कम कर दिए गए हैं। अब वापस आ रहे हैं जी पेज नंबर 1 के ऊपर, और हम कवर अप कर रहे हैं अब नीति आयोग के फीचर्स। नीति आयोग इज डेवलपिंग इटसेल्फ एज अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर विद द नेसेसरी रिसोर्सेज। तो वो कहते हैं कि जी ये एक बहुत अच्छा हमने एक सेंटर बनाया है, इसको सभी रिसोर्सेज दिए गए हैं, नॉलेज एंड स्किल्स that will enable it to act with speed, promote the research and innovation, provide the strategic policy vision for the government and deal with the contingent issues। मैं फिर से आपको बताता हूँ, it is the main think tank। देखिए ये एक बहुत अच्छा वर्ड इन्होंने यहाँ पे यूज किया है, think tank and the knowledge innovation। तो वो क्या कहता है कि हमारे देश के अंदर जितने भी बड़े फैसले लिए जाएंगे वो आज से पहले प्लानिंग कमीशन लेता था, और अब वो कौन लेगा? नीति आयोग। और इनको जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, नॉलेज चाहिए, पैसा चाहिए, वो सब कुछ इनको दिए जाता है। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स ऑफ इंडिया आर द मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग, बिकॉज यहाँ पर जो इन्होंने पॉलिसी बनानी है दैट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द पीपल। वो बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर इंपैक्ट डालेंगे। सो नीति आयोग को हमने कहा कि सर एक तरह से थिंक टैंक है गवर्नमेंट के अंदर, ये एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक थिंक टैंक हमने बनाया जहां पर सोच समझ के सारे फैसले लिए जाते हैं। दे आर फुली रिसोर्सफुल, हर तरह के रिसोर्सेज, नॉलेज इनको प्रोवाइड की जाती है ताकि इनके फैसले गलत ना हो। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि नोबडी टेक्स द रॉन्ग डिसीजन, इट इज ऑलवेज कि आपके
फैक्ट्स या आपका डाटा रॉन्ग होता है तो आप गलत फैसला ले लेते हैं। जस्ट अ सिंपल सी एग्जांपल है कि मैं कल अपने फ्रेंड के घर गया जी 8 बजे और वो घर पे था नहीं एंड आई हैव टू कम बैक, और घर आके मैं सोचता हूँ कि जी मैंने गलत फैसला ले लिया। मैंने गलत फैसला नहीं लिया, मेरी लाइन क्या हो कि मुझे पता ही नहीं था कि वो घर पे नहीं है। सो व्हाट आई सेड, क्या मैंने गलत फैसला लिया? जी नहीं। मैंने क्या कहा कि सर मेरा डाटा गलत था, मेरे पास अपडेटेड डाटा नहीं था, मेरे पास सही इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो सेम वे क्योंकि थिंक टैंक है और ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर हमारे देश के लिए फैसले लेते हैं, तो हमने कहा कि जी इनको हर तरह की नॉलेज, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने चाहिए ताकि ये सही फैसले ले सके। नीति आयोग एंटायर गेमिट ऑफ द एक्टिविटीज, तो वो कहता है कि नीति आयोग जितने भी काम करते हैं इसको 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले वो क्या कहता है, डिजाइन द पॉलिसी एंड द प्रोग्राम फ्रेमवर्क। तो वो कहते हैं कि ये पॉलिसी को डिजाइन करते हैं और प्रोग्राम का फ्रेमवर्क, ये कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होगा, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, एवरीथिंग इज दैट। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉस्टर द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखिए इंडिया के अंदर देयर इज द फेडरल लॉ, सो फेडरल कंट्री है जी इंडिया के अंदर। फेडरल हम उसको कहते हैं जिसके अंदर जो पावर्स होती हैं दे हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। ठीक है जी, जैसे कि मैं पंजाब में रहता हूं तो पंजाब के अंदर हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं, या सभी स्टेट्स में हम एक ही बात बोलते हैं कि देयर आर 2 गवर्नमेंट्स, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो स्टेट के अंदर जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, और सेकंड जो सेंटर है वहां पर मोदी जी की सरकार है। सो अब ये दोनों सरकारें मिलकर देश कैसे चलाएंगी, तो उसके लिए हमने एक फेडरल लॉ बनाया है जिसके अंदर जो पावर्स हैं दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द स्टेट लॉ एंड द सेंट्रल लॉ। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, जैसे कि पुलिस और आर्मी। ठीक है, जैसे कि पुलिस और आर्मी, देखिए पुलिस के लिए हम क्या बोलते हैं, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते इंडियन पुलिस, ऐसा वर्ड आपने नहीं सुना होगा, आपने हमेशा सुना पंजाब पुलिस। सो और जब आर्मी की बात आती है, नेवी की बात आती है, तो आप वर्ड कभी ऐसे नहीं सुनते कि पंजाब की आर्मी। पंजाब आर्मी नहीं होती, इट इज ऑलवेज इंडियन आर्मी, इट इज द इंडियन नेवी और द इंडियन एयरलाइंस। सो द पॉइंट इज पावर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई। हमने कहा कि सर अगर तो कोई भी सिविल मैटर होगा, अगर कोई भी सिविल मैटर होगा, अगर कोई पंजाब के विद इन कोई थोड़े बहुत दंगे फसाद हो जाते हैं, कुछ 2-4 लोग कुछ भी उद्यम मचा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, धरने पर बैठ गए हैं, तो वहां पर कौन आता है जी, पंजाब पुलिस आती है, वहां पर आर्मी का कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आउटसाइड एनिमी इंडिया पे अटैक करेगा, अगर चाइना से कोई बात होगी, अगर पाकिस्तान से कोई बात होगी, नेपाल से कोई बात होगी, बांग्लादेश से कोई बात होगी, तो वहां पे पुलिस नहीं जाएगी, वहां पर कौन जाएगा जी, आर्मी। सो ये क्या हुआ, हमने पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेग्रीगेट कर लिया कि सर ये काम आपका है, ये मेरा है, ये आप करेंगे, ये मैं करूंगा। सो और ना बहुत बार झगड़ा होता है जी, जब भी दो बॉस होते हैं ना, आपस में झगड़ा करते रहते हैं कि जी ये काम मेरा है कि उनका है। सो इट इज लाइक दैट। तो वो क्या कहता है कि जी ये जो नीति आयोग है, देखिए नीति आयोग के अंदर चेयरपर्सन कौन था, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, दैट इज मोदी जी। और अगर जब मैंने आपको बताया गवर्निंग काउंसिल, तो गवर्निंग काउंसिल के अंदर सारे कौन से मेंबर्स थे, सीएम्स एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूटीज। तो वो क्या कहता है कि जी ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करते हैं जी, और स्ट्रांग बनाते हैं ताकि हम मिल के काम करें। तो जब भी कोई फैसला लेना होता है तो नीति आयोग की मीटिंग में हम सब सीएम्स को भी बुलाते हैं और पीएम भी वहां पे बैठे हैं, ताकि हम मिल के अपने देश को चला सकें। कोई ये ना कहे कि सर मेरे से तो पूछा ही नहीं, मेरे पे तो ये फैसला आपने इंपोज कर दिया, थोप दिया, और मेरे से कुछ पूछा ही नहीं। थर्ड, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैसले लेके छोड़ दिए, उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा, इवैल्यूएट भी। देखिए हर एक फैसला पहली ही बार में करेक्ट होगा ये जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें फैसला बाद में रेक्टिफाई करना पड़ता है, उसमें कुछ करेक्शन करनी पड़ती है। सो अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई है, अगर कोई प्रोग्राम आपने बना के इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो टाइम टू टाइम आपको उसको मॉनिटर करना पड़ता है और इवैल्यूएट करना पड़ता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। पॉइंट नंबर 4, दैट इज द थिंक टैंक एंड द नॉलेज एंड द इनोवेशन हब, कि नई चीजें हम इंडिया के अंदर कैसे लेकर आए, कैसे इंप्लीमेंट करें और अच्छा हम कैसे कर सकते हैं।
सो वो क्या कहता है कि मैं दोबारा से एक बार पढ़ देता हूं कि नीति आयोग की जितनी भी एक्टिविटीज है दे कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू 4 मेन हेड। सबसे पहला हमारे पास कौन सा आया, पॉलिसी एंड द प्रोग्राम फ्रेमवर्क। सेकंड इज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉस्टर करना और स्ट्रॉन्ग करना और मजबूत बनाना। पॉइंट नंबर 3, जो पॉलिसी एंड द प्रोग्राम आपने बनाए हैं, डिसाइड किए जी, जो डिसीजंस आपने लिए हैं उनको मॉनिटर एंड एवेल्युएट करना। और थिंक टैंक एंड द नॉलेज एंड इनोवेशन, ये मेनली मैं होता ना सबसे पहला पॉइंट लिखता थिंक टैंक, ठीक है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट वर्क, क्योंकि जितने भी बड़े फैसले हैं वो नीति आयोग की मीटिंग्स के अंदर लिए जाते हैं कि हाउ द गवर्नमेंट का क्या वर्क स्टाइल रहेगा, गवर्नमेंट ने कैसे काम करना है, सारी चीजें। फाइन, सो वी आर मूविंग अहेड। Composition of the Niti Aayog. So, the Narendra Modi led the National Democratic Alliance government on Thursday. ये एक्चुअली न्यूज़पेपर की कटिंग है, सो वहां से मैंने ये कट करके आपके नोट्स में इनपुट किया है। अनाउंस द रिप्लेसमेंट ऑफ 65-year-old प्लानिंग कमीशन। मैंने आपको बताया ना, प्लानिंग कमीशन जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था जी 1950 के अंदर, और 2015 में इसको खत्म किया गया। तो कितने साल इसकी एज थी, 65-year-old प्लानिंग कमीशन को वो कहते हैं कि जी उन्होंने रिप्लेस कर दिया, खत्म कर दिया जी किसको, प्लानिंग कमीशन को, और उसकी जगह क्या लेकर आया, एक नया इंस्टीट्यूट जिसको नाम रखा नीति आयोग। That will ensure the greater participation of the state government। ठीक है जी, स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया सभी सीएम्स नीति आयोग के अंदर गवर्निंग काउंसिल में बैठेंगे और सभी गवर्नर्स भी आएंगे। Greater participation of the state governments in the policy making, thus fostering the corporative federalism। Same point आ रहा है, and will be more attuned to the nation's contemporary needs। Contemporary होता है जो on the spot, ठीक है। बहुत बार हम ना इंडिया में देखते हैं कि जी किसी भी चीज पे ना एक्शन बहुत लेट लिया जाता है, तो कंटेम्प्रेरी का मतलब है इमीडिएट, कि अभी जो चाहिए उसके ऊपर जल्दी से हम फैसला लें, करेक्शन लें, सो दैट उसको हम और अच्छे से कर सकें। इट इज अ फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चेयरपर्सन इसके अंदर कौन रहेंगे जी, प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था ना, सेक्रेटरी वाला पॉइंट ध्यान है आपको, दैट इज द मेंबर सेक्रेटरी टू बी नोन एज सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वो कहता है इट इज टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसमें फुल टाइम मेंबर्स भी होंगे, बट आपको मैंने बताया कि प्लानिंग कमीशन के कंपैरेटिव ये कम कर दिए गए हैं। पार्ट टाइम मेंबर्स की भी इसके अंदर नई प्रोविजन हम लेकर आए हैं। मैक्सिमम 2 फ्रॉम द रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस हम लेकर आ सकते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स इसमें रहेंगे जी, मैक्सिमम 4, और ये जो अलग अलग मिनिस्ट्री से होंगे जी, जैसे कि राजनाथ सिंह जो हैं वो इसके मेंबर हैं, और अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी नीति आयोग के अंदर एज अ मेंबर बैठते हैं।